हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए, आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 20 जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है फिर से। एंड यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक सैंपल पेपर मैंने आपको कराया था। बेसिक हो या स्टैंडर्ड दोनों ही से पढ़ेंगे, लेकिन वो आपको पता है यहाँ पर स्टैंडर्ड के लिए था, बट यस मैंने आप लोगों को बोला है कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो जो भी यहाँ पर आ रहा है बेसिक या फिर स्टैंडर्ड दोनों ही उसे पढ़ें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, बिल्कुल अलग क्वेश्चन आज मैं आपको करा रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, सो अभी आपके पास काफी टाइम बचा है, यहाँ पर एक महीना बहुत ज्यादा होता है फ्रेंड्स प्रिपरेशन के लिए। ऑलराइट, सो देखिए यहाँ पर आपको बेस्ट प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ऑलराइट, पीछे आप जाइए, कहां पर वीडियो चेक करिए एंड आपको देखिए यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। बस आप सभी लोग एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। सो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कर दें एंड जो भी चैनल पर पहली बार विजिट हो रखा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। बेल आइकन को सभी लोग प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आप तक ये वीडियो शाम को 6 बजे मतलब इवनिंग 6 PM पहुंच जाती है। ऑलराइट, सो डेली हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते हैं, डेली हम आप लोगों के लिए क्लास करवाते हैं। सो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से देखिए, आप एक चैप्टर है ऐसा जहां पर आपको डाउट हो रहा है, वो यही चैप्टर है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो यहां पर आप सभी लोगों को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। सो मैं उसी पे थोड़ा फोकस कर रहा हूं आजकल, ठीक है, कि आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है, जितना भी डाउट हो वो आपका क्लियर हो सके। ऑलराइट, सो देखिए एक क्वेश्चन और ला रखा हूं, यहां पर देखते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक आप लोगों ने नहीं किए होंगे क्वेश्चन, आज इसको कर लीजिए। एक टेंट है जिसका हाइट है 77 डेसीमीटर। अभी डेसीमीटर आ गया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा था, उसके बाद से देखा भी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। जब उसके बाद कभी आते नहीं है ऐसी वैल्यूज तो याद भी नहीं रहती हैं। ऑलराइट, इसमें आपकी गलती नहीं है, बट यस कोई नहीं, अब आप आज पढ़ लीजिए इसको। अ टेंट ऑफ अ हाइट 77 डेसीमीटर is in the form of a right circular cylinder of dia 36 meter and height 44 decimeter surmounted by a right circular cone। बस कुछ नहीं, एक बार आप पढ़ लीजिए अच्छा अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट। आइए ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपके पास ना क्या है, एक टेंट है जो कि किस शेप में, आपके पास सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है, जो कि सरमाउंटेड है किससे, कोन से। सो आप लोग लिख लीजिए, देखिए बना लीजिए एक टेंट बनाइए इस तरीके से। देखिए ये एक टेंट बनाया छोटा सा। ऑलराइट, अब जिस भी शेप का बनाना है आप इस हिसाब से बनाइए। देखिए थोड़ा समझेंगे आज इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सो ये आपका फ्रेश क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं करा रखा आपको, बट ये ऐसा नहीं है कि सरफेस एरिया वॉल्यूम का कुछ भी नहीं करा रखा है, आपको पता है कितना करा रखा, प्लेलिस्ट चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर इस टेंट की जो टोटल हाइट दे रही है ना, जरा ध्यान सुनना आप सभी लोग। ऑलराइट, इस चीज को ध्यान देना, जो ये 77 डेसीमीटर की बात हो रही है, जो ये 77 डेसीमीटर की बात हो रही है वो कौन है, ये है पूरा 77 डेसीमीटर। ऑलराइट, टू कन्वर्ट डेसीमीटर टू मीटर हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड बाय 10 करना पड़ता है, बस और कुछ नहीं, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। ऑलराइट, क्योंकि अगर आ गया तो सिर्फ डेसीमीटर के लिए आएगा, ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। सो यहाँ से ध्यान देना आप सभी लोग, अगर डेसीमीटर से मीटर में जाना है तो डिवाइड बाय 10 कर लीजिए। सो ये कितना हो गया आपका 77/10 करेंगे तो ये आ गया आपका 7.7 मीटर। ऑलराइट स्टूडेंट, देखिए कितना आ गया 7.7 मीटर। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। सो मैं इसको मिटा देता हूं पूरा, ये 77 डेसीमीटर है, इसको लिख देता हूं 7 या फिर और करके लिख दीजिए 7.7 मीटर, क्योंकि हमें जरूरत इसी की है, इस डेसीमीटर से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि जो आंसर हमें निकालना है वो मीटर स्क्वायर में निकालना है। ऑलराइट, चलिए सेकंड थिंग, इस सिलेंडर की हाइट आपको दे रही है, देखिए 44 कह रहा है, अगेन कितना 44 डेसीमीटर कह रहा है, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं 4.4 मीटर लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने डिवाइड बाय 10 कर दिया। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर सिलेंडर दे रखा है, उसकी हाइट देखिए कितनी है, सॉरी उसकी जो आपको ये सिलेंडर की हाइट मिल गई आपको 4.4 मीटर, एंड ये जो डायमीटर है पूरा 36 मीटर है। ऑलराइट, सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 36 मीटर ऑलरेडी दे रखा है। सो मैं इसको लिखता हूँ, ये हो गया 18 का मीटर। ये पहला क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है। ऑलराइट, सभी लोग ध्यान से सुनना और शेयर कर दे अगर आपको पसंद आ रहा है। सो देखिए आपको पता है ना, ये टेंट वाले क्वेश्चन में ज्यादातर होता क्या, मोस्टली यही होता है कि हमें सरफेस एरिया ही फाइंड करना पड़ता है। सो यहाँ पर भी यही केस है। एक टेंट है, आप कह रहा है उस पर कितना कपड़ा यूज होगा, कह रहा है अगर इसको हम क्या करें ढक दें, एक कैनवास
जैसे कह सकते हैं कैनवा होता है, क्लॉथ मान सकते हैं उसको, ठीक है। सो कैनवा हो या क्लॉथ, ठीक है, इस तरीके से मान सकते हैं कैनवा से इसको ढकना है हमें, ठीक है, कवर करना है इसको, तो कितना मीटर स्क्वायर पहले तो कपड़ा लगेगा, पहले ये फाइंड करना है, फिर बताना है उस कपड़े की कितनी कॉस्ट होगी, ठीक है। सो पहले कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा आप लोग ये फाइंड कीजिए। और वैसे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ रुपीज 3.50 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर अगर कैनवा यूज हो रहा है तो उसके 3.5 रुपीज लग रहे हैं। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक ट्रिक बताऊं आप लोगों को, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या करना है, सो आपको जो यूनिट्स है ना वही आपको बता देंगे कि आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है। ऑलराइट स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको नहीं पता लग रहा है यहाँ पर, देखिए कभी कभी हो सकता है ऐसा, बड़ा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैंने आपको बता दिया कॉस्ट ऑफ कैनवास कह रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर इसके कितना कपड़ा लगेगा, ठीक है, वो बता रहा आपसे। तो कपड़ा कहाँ पर यूज होगा इसके, अगर जो भी कैनवास हमें बनाना है, ठीक है, इसका, तो वो कहाँ पर यूज होगा, कपड़ा कहाँ यूज होगा, क्लॉथ इस कहाँ पर यूज होगा, वो इसके सरफेस एरिया पर तो यूज होगा, बस हो गया। अब वैसे भी आप लोग एक टेंट को इमेजिन कर सकते हैं, टेंट आपके सामने अगर ऐसा बन गया तो कैसा होगा, ठीक है। सो देखिए आपको पता है इस तरह का टेंट होगा, ऑलराइट, यहाँ से हॉलो होगा, और ये सब छोड़िए, आपको अगर देखिए इसको कवर करना है, ढकना है इसको बिल्कुल जैसे ये है, जिस शेप में ये है, तो आप इसका क्या चीज ढकेंगे, जितना भी इसका यहाँ पर सरफेस है जो आप छू सकते हैं, ठीक है, जो आप फील कर सकते हैं, उस चीज को आप ढक देंगे। मैंने आपको ये टच करना हो, फील करना, छूने वाला क्वेश्चन, मतलब ये इस टाइप से एक तरीका बता रखा आपको कि क्वेश्चन में फाइंड क्या करना पड़ता है, मतलब क्या लगाना पड़ता है, ठीक है। मतलब देखिए अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो उसका मतलब यही कि जितनी भी सरफेस आप छू सकते हैं या टच कर सकते हैं वो सरफेस एरिया उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में। सो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या है, एक तो सिलेंड्रिकल सरफेस है जो कि कर्व सरफेस है, एक सिलेंडर की कर्व सरफेस है, और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर ऊपर जो कोन दिख रहा है उसका भी कर्व सरफेस है, क्योंकि वो सारी चीजें हिस्सा आप छू सकते हो और उन सारे एरिया पे क्लॉथ आपका लग सकता है, ठीक है, कैनवास बन सकता है, ठीक है, कैनवास बन सकता है वहां पर उस सारे एरिया पर, ये सरफेस पर। ऑलराइट, सो बस यही है और कुछ नहीं है। एंड जो मैं आपको कह रहा था कि ट्रिक का क्या है, देखिए यहां पर लिखा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ रुपीज 3.50 पर मीटर स्क्वायर। सो व्हाट डज दिस मीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट, इट मींस कहीं ना कहीं ये मीटर स्क्वायर हमें क्या बता रहा है कि भाई हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, मीटर क्यूब होता तो वॉल्यूम की बात हो रही होती, ठीक है, और वैसे भी मीटर क्यूब आता नहीं इसमें ऐसा। सो यहाँ पर देखिए अगर मीटर स्क्वायर है तो मतलब यस डेफिनेटली हमसे क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया पूछ रहा है, ठीक है, पूरे टेंट का। ऑलराइट, सो पूरे टेंट का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, मतलब आपको जब सरफेस एरिया पूरे टेंट का निकल जाएगा, ठीक है, सो मतलब कैनवा का निकल जाएगा पूरा, कितना कैनवा यूज हुआ, कितना क्लॉथ यूज हुआ, ठीक है, उतना मीटर स्क्वायर क्लॉथ यूज हो गया, ये आपको पता चल जाएगा। सो उतने मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लगेगा, अब ये वाली बात हो रही है। और हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर क्लॉथ का जो कि कैनवा है, 1 मीटर स्क्वायर क्लॉथ लिख लीजिए लो, 1 मीटर स्क्वायर क्लॉथ का रुपीज 3.50 लग रहा है, ठीक है, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर है। सो अब आपको पहले फाइंड कर लीजिए, ठीक है, कैसे फाइंड होगा, टोटल सरफेस एरिया से पता लग जाएगा कितना मीटर स्क्वायर क्लॉथ या फिर कैनवा यूज हो रहा है। चलिए, सो बिल्कुल डाउट नहीं लेना है, ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिए। सो सबसे पहले चीज इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड, टोटल सरफेस एरिया। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर टोटल कैनवा यूज के लिए लिख लीजिए या फिर टोटल क्लॉथ यूज, टोटल देखिए कैनवास लिख देता हूं, ठीक है, टोटल कैनवास यूज्ड या फिर क्लॉथ लिख लीजिए। टोटल कैनवास से मतलब कुछ नहीं है, ये है कि टोटल सरफेस एरिया, बस, ठीक है। अगर सरफेस एरिया पता लग गया तो सब कुछ हो जाएगा। सो आपको देखिए यहाँ पर CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको लिख लीजिए क्या होता है, पाई आर एल प्लस ये क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। चलिए, सो सिंपल सी चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, एल निकालना। देखिए ध्यान सुनना, ये 18 है और यहाँ से आता है, अच्छा हाँ, इतना देखिए पूरा 7.7 मीटर है, इतना 4.4 मीटर है। सो इसमें से अगर मैं ये वाला, देखिए इस पूरे में से ये वाला माइनस कर दूंगा तो आपको ये मिल जाएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा यहाँ से ये कितना आ गया आपका 3.3 आ जाएगा, क्योंकि 7.7 में से 4.4 माइनस करेंगे तो 3.3 मीटर आपका आ जाएगा। सो ये आ गया 3.3 मीटर, हाइट आ गई एंड आपकी रेडियस आपको पता है। सो एक रिलेशन होता है, आपको पता है कि यहाँ पर देखिए 90 डिग्री बनता है और इसके सामने आ रहा है ये कि स्लांट हाइट होती है कोन की। अब पाई आर एल है तो स्टूडेंट्स आपको पता है यहाँ पर लेंथ की जरूरत है, स्लांट हाइट की जरूरत है, सॉरी लेंथ नहीं, ठीक है। सो ये कैसे निकलती है,
एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पता है आपको, ठीक है। सबसे पहले चीज ध्यान से, कुछ नहीं करना है, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऑलराइट, देखिए हाइट कितनी है आपकी यहाँ से 3.3, सो 3.3 का स्क्वायर कर लीजिए, कौन की बात हो रही है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ऑलराइट, तो 9 प्लस 9 18 का 8 1 और ये 1089। ऑलराइट, कितना आ गया 1089 आ गया। सो पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद हाँ एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, सो 2 प्लेस पीछे ये आ गया, ठीक है। सो 10.89 तो ये आ गया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये है आपका 3.3 का होल स्क्वायर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका, पहला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। और ये है आपका 36 था तो 18, अब 18 का स्क्वायर आई थिंक आपको पता होगा, अगर नहीं है तो लिख लीजिए। सॉरी, कितना आया 10.89 आया था ना, चलिए। सो 10.89 प्लस इसका होता है 324। ऑलराइट, सो यहाँ से देखिए 334.89 आ रहा है, कितना आ रहा है, इसको तो देखिए 10.89 को प्लस करेंगे हम 324 से, 324.00, सो 334.89। अब स्टूडेंट देखिए, आप लोग पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये इसकी जरूरत नहीं है अभी यहाँ पर। देखिए इसका अंडर रूट निकालने का बेस्ट तरीका है, पहले तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, पॉइंट काट लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए सो अंडर रूट पॉइंट करता हूँ, यहाँ भी इसके पास भी होगा, हाँ ध्यान सुनना, ये पूरा अगर आपने पॉइंट काटा है, जीरो बढ़ाया है, तो अंडर रूट तो सबके पास होगा, नीचे इसके पास भी होगा, क्योंकि इसी का ही तो टर्म है वो। चलिए, सो यहाँ पर देखिए अब अलग से अंडर रूट 33489 निकालिए, और इसका अंडर रूट ऑफ 100 तो 10 ही होता है। क्लियर है आपको? चलिए, सो अब देखेंगे हम यहाँ पर क्या करते हैं। सबसे पहले 33489 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, अंडर रूट निकाल लेते हैं, ये तरीका आपको पता होगा। 33489। ऑलराइट, देखिए 6 कितने हैं, 1 2 3 4 5, सो और नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो पेयर में ये पहले 1 फिर 2 2। ऑलराइट, ये आपको पता है, सो 1 1 जा 1, ठीक है, 1 1 जा 1, ठीक है, 1 प्लस 1। सबसे पहले देखिए क्या 1 1 1 जा 1 किया, ठीक है, 3 - 1 2। अब पेयर पूरा नीचे उतरेगा और ये 1 + 1 ऐड होके 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग क्या करना है, देखिए आप अगली फिर से 2 देखिए 280, इसके बाद जो भी नंबर चूज करेंगे उसी से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे नंबर को। आपको पता है 8 8 जा 64 का 4, 6 8 2 जा 16, 16 जा 22, सो ये आ गया आपका 28 8 जा कितना 2 2 एंड 4, सो 0 3 से 2 गया 1, सो 1089 फिर से आगे से उतरा, ठीक है। ध्यान से सुनना आप लोग। अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से 3 से 2 गया 0 89। ऑलराइट, 28 8 जा कितना होगा, एक बार और कर लेते हैं, 8 या 64 का 4 6 8 और 16 22, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, आपको पता है यहाँ से फिर +8 करते हैं, तो ये आ गया 36 आ गया, ठीक है। इसी में 8 प्लस कर देते हैं। अब देखिए 363 3 जा देखते हैं, 3 से 8 का 8 1 3 से जा कितना, सॉरी 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 से 8 का 8 1 3 से 9 1 10, सो यस, तो 363 3 जा कितना आया 1089 आ गया। सो हमें पता लग गया इसका अंडर रूट कितना आ गया 183 आ गया। ऑलराइट, चलिए, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गई चीजें। सो 183 आ गया, एल की वैल्यू आ गई 183 और नीचे से क्या था 10 था, सो इट मीन से आ गया आपका 18.3 मीटर। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? चलिए, तो देखिए काफी लेंथी है पहला क्वेश्चन, बट यस इतना भी लेंथी नहीं है। क्लियर है सबको? चलिए स्टूडेंट्स, सो आइए 18.3 मीटर आपकी क्या आ गई, एल आ गया है। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं, अब लगा दीजिए जो आपको लगाना है। यहाँ पर देखिए एक काम कर सकते हैं, इसको देखना, हाँ इस वाले को। सो पाई आर, क्योंकि रेडियस सेम है, पाई आर कॉमन लेता हूँ, अंदर L + 2H लिख लेता हूँ। ऑलराइट, सो देखिए पाई आर, अब देखिए इसको मैं यहाँ करता हूँ। सो पाई आर, पाई कितना लिखेंगे आप 22/7, सो ये निकल रहा हमारा आंसर अब 22/7, ठीक है, 22/7 रेडियस, ठीक है। ये रेडियस ध्यान देना, रेडियस तो सेम है दोनों की, तो 18 लिख लीजिए। अब जो h है वो किसका है, ये भी ध्यान देना, ये h इसका है, स्टूडेंट ध्यान देना, ये h इसका है, और ये वाला h देखिए, ये वाला h ये वाला था। तो आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पर इसको कैपिटल H ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और इसको स्मॉल h मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग समझ गए हैं वैसे, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये कैपिटल H मान के ले सकते हैं, पता लग जाएगा कि किसका है, सिलेंडर का है, ठीक है। सो H कौन सा वाला, ये वाला, जो कि कितना है आपका 4.4 है। सो अभी तो हम पहले अंदर का L लिख लेते हैं, 18.3 + 2 × 4.4 मीटर। ऑलराइट, देखिए ये आ गया 8.8,
सो देखिए 18.3 में से 8.8, ये देखिए 2 4 Z 8.8 और 18.3 और 11 1, सो 27.1। सो स्टूडेंट्स अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, इसका आंसर आप निकालना। यस, मैं आपको बताता हूँ कि ये आंसर इसका जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 5365.8 आएगा। ठीक है, 5365.8 आएगा इसका आंसर। ऑल राइट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा मैं बता दिया आपको। ठीक है, पाई आर एल प्लस 2h। ठीक है, देखिए पाई आर और एल प्लस 2h। सो इसका आंसर आप मैं बताता हूँ 5365.8। सो हमें और भी क्वेश्चन करने हैं। 5365.8। ठीक है, जीरो लिखना कोई बात नहीं, चल जाएगा। सो 5365.8 इसका आंसर आएगा। ऑल राइट, सभी लोग ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर लेना। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए सो पाई की वैल्यू 22/7 आ गई। अच्छा, अभी नहीं आएगा इसका आंसर है, क्योंकि अभी तो हमें देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, पहले इसको आप सॉल्व करिए। अब देखिए इसका एक तरीका और बताता हूँ आपको। अभी इसका ये आंसर नहीं आया क्योंकि हमें यहाँ पर क्या है, ये तो हमारा इतना मीटर स्क्वायर क्लॉथ लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, कैसे आएगा 5365.8, इतना मीटर स्क्वायर क्लॉथ लगा या कैनवास इसमें यूज हुआ। सो देखिए 1 मीटर, अब देखिए सॉल्व नहीं करना इसके बाद, अभी मत करना तिली सॉल्व। सो आपको पता है यहाँ से कि 1 मीटर स्क्वायर का ₹3.50 लग रहा है। सो आपके पास कितना कैनवास है, इतना। सो इतने कैनवास के लिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 3.5 से। ठीक है, सो आपको पता है कितना है आपके पास, 22/7 इंटू 18 इंटू 27.1 मीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा, इस पूरे को आप क्या कर लेंगे 3.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो देखिए ये आपका एक डायरेक्ट मैं तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल सा, इसको बिना लंबा सॉल्व किए इस पूरे का पूरा यही लिख दीजिए मीटर स्क्वायर, इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे होगा। इंटू 18 इंटू 27.1 इंटू का कितना दिख रहा है आपको वहां तक। चलिए स्टूडेंट्स, सो कितना होगा यहाँ से 3.5, कितना 3.5। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ तक तो दिखना चाहिए। और राइट, और दिख भी रहा है, वेरी गुड। सो काफ़ी लंबा हो गया, टाइम लग गया, बट अब आप कर लेना इसको। ठीक है, ये आ गया 0.5 आएगा काट के। सो अब आ जाएगा आपका यहाँ से कितना रुपीज़, 5365.80 रुपीज़। इसको आप सॉल्व कर लेना। ऑल राइट, इसको क्या करिए, इतने मीटर स्क्वायर में इस पूरे को 3.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का इतना रुपया लग रहा है। सो इतने का कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 3.5 से। ये बेसिक से यूनिटरी मेथड है, आपको पता है। सो चलिए, तो काफ़ी लंबा समय लग गया यहाँ पर। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। ऑल राइट, तो 5365.80 इसका आंसर ऐसे करके आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन मैं आपको फिर से एक और कराता हूं, जो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आप सभी लोग, मैं आपको बता देता हूं। सो फिर से आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम का कराता हूं, फिर हम सर्कल की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, चलिए। सो क्या है यहाँ पर, देखिए एक 5 मीटर वाइड क्लॉथ है। देखिए इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके पास एक कपड़ा है। देखिए सिंपल सा एक कपड़ा मान लीजिए इस तरीके से, ये तो हमारा रफ करने वाला कपड़ा है। इस तरीके से देख लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप लोग, थोड़ा गंदा हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या, मान लीजिए कपड़ा है आपके पास, उस कपड़े से आपको क्या करना है, एक क्या बनाना है, एक कोनिकल टेंट बनाना है। इसका मतलब कपड़े का जो भी सरफेस एरिया, ठीक है, वही कोनिकल का सरफेस एरिया। ठीक है, समझ गए आप सब लोग ध्यान से सुनना इन चीजों को। तो जो भी एरिया होगा कपड़े का, उससे क्या करना है, आपको टेंट बनाना है। इसका मतलब आपने जो कपड़े का जो एरिया था उसको कहाँ यूज कर लिया, कोनिकल टेंट बनाने में यूज कर लिया। इसका मतलब दोनों का एरिया क्या हो गया, बराबर हो गया। सबसे पहली चीज बस ये, और उसके बाद आपको कुछ नहीं सोचना है। स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा आपको। देखिए आपसे क्या बोला कि आपके पास एक कपड़ा है, मान लीजिए कपड़ा होगा। ठीक है, ये देखिए सपोज एक क्लॉथ पीस है आपके पास इस तरीके से। अब इस कपड़े से मैंने एक कोन बना दिया। लो देखिए, मटेरियल वेस्ट नहीं हुआ ना, ये भी ध्यान देना। इससे मैंने एक कोन बनाया। अब जैसे बनाया, मैंने एक कोन बना दिया, इसमें पूरा का पूरा कपड़ा यूज हो गया जो वहां पर था, जो हमारे पास था ऑलरेडी, उससे मैंने एक कपड़ा बना दिया। सो मतलब हुआ क्या स्टूडेंट, देखिए यहां पर हुआ क्या कि दोनों का एरिया बराबर होंगे, क्योंकि दोनों, इससे ये बना है तो जो जितना इसका कपड़ा है उतना ही इसका भी है। ठीक है, सो ये चीज आप लोग ध्यान देना। सो यहां पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान सुना कैसे। अब देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, अ 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज्ड टू मेक अ कोनिकल टैंक ऑफ बेस डाया 14 मीटर एंड हाइट 24 मीटर। देखिए ये क्लॉथ है, इससे मैंने एक ये बनाया, इसको पूरा यूज कर लिया वहां पर। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, यहां पर यूज कर लिया है, पर यहां पर ये मत समझना कि यहां पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम यूज हो गया।
ठीक है। ये तो कपड़ा है, इससे टेंट बनाया जा रहा है। कपड़े का क्या, कपड़े का वॉल्यूम लेंगे क्या? नहीं स्टूडेंट्स। सो देखिए यहाँ पर क्या, ये किस शेप का दिख रहा है आपको? एक रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा है। चलिए, सो ये 5 मीटर वाइड तो चौड़ा है, 5 मीटर वाइड है। ऑल राइट, इसकी कुछ लेंथ है, हमें नहीं पता, लेट मैंने मान ली x। ऑल राइट, सो इससे क्या बनाया मैंने? अब एक कोनिकल टैंक बनाया। अब इस कोनिकल टैंक की क्या क्या दे रखी है आपको? 24 मीटर तो हाइट दे रखी है। सो 24 मीटर आपको हाइट दे रखी है, ध्यान देना इसका। और आपकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है आपको? बेस डाया दे रखा है 14। सो बेस डाया 14 से मतलब 7 मीटर क्या है? रेडियस है। ऑल राइट, 7 मीटर का रेडियस है। बस आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आपका बन गया। थोड़ा मैंने घर को बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। इसका मतलब जो भी इसका एरिया होगा वो इसके एरिया के बराबर होगा। अब ये है क्या? एरिया ऑफ क्लोथ लिख लीजिए। आपको पता है क्लोथ किस शेप में है, आप लोग ले लीजिए। क्लोथ को रेक्टेंगुलर शेप मान लीजिए, क्योंकि रेक्टेंगुलर दिख रहा है आपको। चलिए, तो क्लोथ होगा तो क्लोथ पीस ऐसी तो होगा, रेक्टेंगुलर शेप में ही होगा। सो देख लिए, आप लोग लिख लीजिए कि एरिया ऑफ क्लोथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस एरिया, जो भी CSA ले लीजिए, CSA ऑफ कोन। कोनिकल टैंक बनाना है ना, कोनिकल टेंट बनाना है हमें, तो कैसे बनेगा? ऐसे ही तो बनेगा, गोला। ठीक है, यहां से तो खोखला ही होगा, आपको पता है। कोनिकल टेंट बनाना है क्योंकि, तो CSA आप कोन लगा लीजिए इसमें, तो ये हो गया सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, सो अब ये क्या होता है? पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। और इस एरिया ऑफ क्लोथ क्या है? देखिए किस शेप में आपको दिख रहा है, किस शेप में आपको दिख रहा है? रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है। और ये क्या, रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ ये, ब्रेथ ये, सो x इंटू 5। अब देखिए यहां पर से मैं क्यों बता रहा हूं, क्वेश्चन ने पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लोथ यूज्ड एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर। देखिए स्टूडेंट्स, पर मीटर की बात हो रही है ना, ध्यान से। अगर ऑलरेडी आपको ये दे रखा है, क्या इसमें ये दे रखा है, समझिए, अगर आपको चौड़ाई दे रखी है तो जो कॉस्ट, जो क्लोथ है आपको कितने मतलब किस हिसाब से मिल रहा है? लंबाई के हिसाब से मिल रहा है। कि लंबाई के हिसाब से मिल रहा है कि 1 मीटर लंबा होगा तो क्लोथ, अगर 1 मीटर लंबा होगा तो उसके 25 रुपए आपको देने पड़ेंगे। क्लोथ अगर 1 मीटर लंबा होगा तो उसके 25 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। सो कितना लंबा है पहले ये तो फाइंड कर लें क्लोथ, तभी तो आपको पता लगेगा कि उस कोनिकल टेंट बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ। सो देखिए यही है वो, ये पहले फाइंड तो कर लें आप लोग। सो पहले आप ये तो फाइंड कर लें, ये x कि कितना मीटर लंबा है क्लोथ, क्योंकि 1 मीटर क्लोथ का 25 रुपए दे रखा है, यहाँ पर 25 रुपीज है। 1 मीटर ऑफ क्लोथ की 25 रुपीज लग रहे हैं। सो पहले ये तो पता लग जाए। अब ये कैसे पता लगेगा? ऐसे ही पता चलेगा, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। आई होप कि क्लियर होगा आपको। ये हो गया आपकी L, जो कि स्लांट हाइट होती है, 24 का स्क्वायर देख निकाल लीजिए। ये हो गया L इज इक्वल टू √24 का स्क्वायर कितना होगा? 576 और ये 49। सो ये आएगा आपका 625। सो यहाँ से आ गया 25 मीटर। सो L तो हमारा 25 मीटर आ गया। बस अब कुछ नहीं करना है। x इंटू 5 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r कितना है? देखिए 7 इंटू L आ गया 25। और राइट, 7 बन जा 7, 5 जा 25। सो यस, हमें पता लग गया कि जो क्लोथ है हमारा वो 110 मीटर का है। ऑल राइट, सो क्लोथ कितनी है? क्लोथ कितना है हमारे पास? 110 मीटर का है। ये मैंने एक तरीका से बताया आपको, बिल्कुल अलग तरीके से आपको समझाया, आप लोग उसको समझ लेना। चलिए, सो ये देखिए, ये हमारे पास इतना लंबा क्या है? कपड़ा है हमारे पास, इतना लंबा कपड़ा है। तो अब आप क्या करेंगे? चलिए, सो आपको पता है यहाँ पर देखिए कि 1 मीटर ऑफ क्लोथ की कॉस्ट कितनी है? 1 मीटर ऑफ क्लोथ इज इक्वल टू ₹25। ऑलराइट, इतना ही है। सब कुछ सही लिखा है। पाई आर, रेडियस 7, L 25 और 110। सो यहां से आपको कितना आएगा बताइए सभी लोग? चलिए, सो क्लियर है? ठीक है ठीक है। 1 मीटर ऑफ क्लोथ का इतने रुपए लग रहे हैं। सो आपके पास कितने मीटर ऑफ क्लोथ है? 110 मीटर। सो जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था वही सब है। सो 110 इंटू 25 जब आप करेंगे, सो ये आ जाएगा आपका 1155, 1122, 750। ठीक है, सो इतने रुपीज आप लोगों के लगेंगे। सो ये हमारा देखिए 2 ऐसे क्वेश्चन जो आपको पेपर में देखिए लग बहुत छोटे ना, 2 लाइन का है, सिर्फ 2 लाइन का, लेकिन है इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, 2 लाइन का बस है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो आप लोग इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा आया अभी आप लोगों के लिए। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन से मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, सो अब हम करते हैं 3rd नंबर का क्वेश्चन। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर्कल का, आप लोग देख लीजिए इसे।
चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका एक क्वेश्चन, थर्ड नंबर का क्वेश्चन मैं आपको सर्कल से कराता हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको एक बार करा रखा है, ये क्वेश्चन मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज में चेक कर लेना आप लोग, लेकिन चलिए दोबारा कराता हूं, तो अच्छा लगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं करा रहा हूं। ऑलराइट, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान देना। ये प्रॉपर्टी आपने नहीं पढ़ी हुई अभी तक सर्कल की, आज देख लीजिए आप लोग कैसी है। इन फिगर, एक फिगर दे रखा, अच्छी बात है, चलो फिगर दे रखा, पी क्यू आर इज अ टेंजेंट, पी क्यू आर एक टेंजेंट है टू अ सर्कल एट क्यू हुज सेंटर इज ओ, ए बी इज अ कॉर्ड पैरेलल टू पी आर एंड बी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब देखिए चलो फटाफट से एक काम करते हैं ना, इसका डायग्राम बनाए थे, इतना क्यों बोलना। सो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा बी, ये दे रखा पी क्यू एंड आर, देखिए पी क्यू आर एक टेंजेंट है, ठीक है, और एक कॉर्ड है ए बी जो कि क्या है, पैरेलल है पी आर के, दिख भी रहा है ए बी पैरेलल टू पी आर। ऑलराइट, ये देखिए आपको डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम बना रखा है। सो हुज सेंटर इज, जिसका सेंटर क्या है ओ है, लीजिए ये डायग्राम दे रखा। अब ये ए बी क्यू, एंगल बी क्यू आर दे रखा आपको, ये देखिए कितनी अच्छी चीज है, ये बी क्यू आर कह रहा कि कितना है 70 डिग्री है। ऑलराइट, तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ये तो क्वेश्चन में दे ही रखा है आपको। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर फाइंड क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको, ये फाइंड करना है, कौन सा एंगल फाइंड करना है, ए क्यू बी कह रहा, फाइंड एंगल ए क्यू बी। अब एक सर्कल की एक प्रॉपर्टी है, बहुत मजेदार प्रॉपर्टी है, आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, मैं आज आपको पढ़ा देता हूँ। ऑलराइट, उसे क्या कहते हैं अभी बताते हैं, चलिए आपको अच्छे समझाएंगे कि वो होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको क्या फाइंड करना है, मैंने उसको मार्क कर दिया है, इसमें ए क्यू बी फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज देखिए, मैं आपको टू द पॉइंट बताता हूँ, सिंपल सा कैसे करना है। देखिए आपको ध्यान सुनना, ये चीज कैसे फाइंड होगी, जब आपको पता है ए बी क्यू एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपको ये तो पता चल ही जाना चाहिए। ऑलराइट, ये आपको पता चल जाएगा कौन सा वाला, ध्यान सुनिए कौन सा वाला, ये वाला। तो देखिए एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑलराइट, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, मैं फटाफट से आपको इजी वे में इसको समझाता हूँ वो होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, एक कॉर्ड देखिए आप लोग, कोई भी एक कॉर्ड देखिए, एक कॉर्ड और एक टेंजेंट देखिए, ये कॉर्ड और ये टेंजेंट। ऑलराइट, और ये आपको पता है ये हिस्सा क्या होता है, इसे हम कहते हैं सेगमेंट। ये क्या होता है, सेगमेंट होता है। कौन सा, ये वाला हिस्सा क्या होता है, सेगमेंट होता है। ये कॉर्ड और ये टेंजेंट देखिए किसी एक पॉइंट से आए, कहां से आए, एक सर्कल किसी एक पॉइंट से, एक, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, ठीक है, एक कॉर्ड भी ड्रॉ हो गई, एक टेंजेंट भी ड्रॉ हो गया, वहां से एक एंगल बना, ठीक है, वहां से एक एंगल बना जो कि ये बना। अब पता है आपको, ये ध्यान से सुनना, आज से आप लोग सभी लोग ध्यान सुनना। अब देखिए आपको यही पता है इस कॉर्ड से क्या बन रहा है, एक सेगमेंट बन रहा है, ये सेगमेंट बन रहा है। इस सेगमेंट के सामने जो भी एंगल दिखेगा, इस सेगमेंट के जस्ट अपोजिट जो भी एंगल आपको दिखेगा वो इसके बराबर हो जाएगा। ऑलराइट, बस कुछ नहीं करना आपको, उसी को हम कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो मतलब ये बी क्यू आर, ये बी क्यू आर दिख रहा है, देखिए अब इस बी क्यू आर के देखिए, ये बी क्यू आर है और ये सेगमेंट है आपके पास, इस सेगमेंट के सामने एक एंगल दिख रहा है आपको, देखिए बिल्कुल ध्यान सुनना, ये सेगमेंट दिख रहा, इसके सामने कौन सा एंगल दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है, ये वाला। सो ये आपको मैंने आज से एक नई चीज बता दी है, सभी लोग ध्यान देना। ये देखिए इस तरीके से मैं दिखाता हूं आपको, ये इस तरीके से, तो अगर आइडेंटिफाई करना है तो ये वाला एंगल भी क्या होता है, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये, क्योंकि इस सेगमेंट में जो एंगल बन रहा था वो इसके जस्ट अल्टरनेट जो भी है यहाँ पर, इसके जस्ट सामने जो भी एंगल है उसके बराबर हो गया। सो ये आप लोगों का यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई आज से कि एंगल बी क्यू आर, ऐसे ही स्टूडेंट देखिए, ऐसे ही सेम टू सेम आपको क्या करना है, आप ध्यान सुनिए। अगर यहाँ से एक टेंजेंट है, देखिए टेंजेंट होना चाहिए, एक टेंजेंट और एक कॉर्ड, ये वाला एंगल देखिए, ये सेगमेंट, ये एंगल और ये सेगमेंट, इस सेगमेंट के सामने वाला ये, अगर ये मान लीजिए कुछ भी होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल के बराबर। ऑलराइट, सो ये है हमारी अल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम की प्रॉपर्टी, ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऐसे अगर यहां से होता तो ये इसके सामने वाला ये वाला, अगर ऐसा होता है यहाँ पर एक टेंजेंट होता और एंगल होता तो ये एंगल इसके बराबर हो जाता, क्योंकि ये आपका क्या है, यहाँ पर सेगमेंट है, इसके सामने वाला जो भी एंगल दिख रहा है वो उसके इक्वल। सो बस यही है। सो एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू। आपको छोटी चीज लिखनी है, मैंने बता दिया वो क्या, कुछ नहीं, बस अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, कोई नहीं कहेगा गलत है। सो आप लोग करना अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑलराइट, ये हो गए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के कारण। सो अगर ये है तो ये जल्दी में करने का तरीका है। सो बी ए क्यू भी यहाँ से कितना हो गया, 70 डिग्री, क्योंकि बी क्यू आर दे रखा था 70 डिग्री, अब ये 70 हो गया। अब देखिए सुना, बहुत अच्छी चीज है यहाँ से, क्या आप लोग सोचिए, देखिए सिंस यहां लिखना ए बी इज पैरेलल टू पी आर,
सॉरी आर आर हो गया है, आर 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 नहीं, ये पी आर है। ऑलराइट, सिंस ए बी इज पैरेलल टू पी आर, ऑलराइट, ए बी इज पैरेलल टू पी आर है। देखिए सो यहाँ पर एक अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स बन रहा है, आपको पता है वो क्या, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल तो देखिए एक जेड बन रहा है, जेड, तो ये इसके इक्वल हो जाता है, आपको पता है। सो यहाँ से आप लिखना, सो एंगल बी क्यू आर भी किसके बराबर हो गया, एंगल ए बी क्यू के बराबर है। ठीक है, ये क्यों हुआ आपका अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिख रहा है यहाँ पे सबको, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स के कारण ये सब हो गया है। तैयार रहिए आप लोग, अभी और भी अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आने वाले हैं। सो बी क्यू आर देखिए कितना था, बी क्यू आर 70 डिग्री था, सो ये भी आपका कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। सो यहाँ से एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू ना, ये भी 70 डिग्री हो, ए बी क्यू भी कितना हो गया। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी एंड क्यू में मैं भी कुछ नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट लगाता हूँ भाई नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं फटाफट करता हूँ, ये 70 ये भी 70, तो इसको मान लेते हैं कुछ भी, इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, ये वाला मैं x मान लेता हूँ, अपने लिए मान रहा हूँ, आप लोग मान लेना ए क्यू बी, क्योंकि ए क्यू बी निकालना है हमें। ठीक है, हमें यहाँ पर ए क्यू बी फाइंड करना है, मैंने ए क्यू बी को मान लिया, यहाँ लिख लीजिए आपको, ये लीजिए लेट एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू एक्स डिग्री मान लीजिए। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर ए बी क्यू के अंदर ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, तो मैं लिख देता हूँ दो एंगल है, एक ये 70 और ये एक्स, सो 70 प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देखिए ये आ गया, यहाँ 140, ये वहाँ जाएगा तो 180 माइनस 140, ऑलराइट। ठीक है, सो ये आ गया आपका 40 डिग्री। सो एंगल ए क्यू बी हमने एक्स माना था, तो ये कितना आ गया, 40 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगेन आप लोगों के लिए ये मैंने आपको करवा दिया, ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स। ऑलराइट, समझ में आया सबको। देखिए ये सेगमेंट, इसके सामने ये वाला एंगल इक्वल, इस वाले एंगल पे एक देखिए, इस वाले एंगल पर देखिए क्या है, इस सेगमेंट पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, किस से बन रहा है, कॉर्ड और टेंजेंट से बन रहा है। ठीक है, तो इस सेगमेंट के सामने जो भी आपका क्या होगा, एंगल होगा, वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, बस हो गया और कुछ नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से सर्कल से कराता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अगेन यहाँ पर सर्कल का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार सभी लोग देख लेना। ये आपका एक सैंपल पेपर है, वहां से लिया गया है, देख लेना आप सभी लोग। ठीक है, सो देखिए क्या है, इन फिगर पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ओ एंड पी टी इज अ टेंजेंट। ये देखिए फिगर आपको दे रखा है, तो मैं फिगर बनाता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, सो जिसमें फिगर दे रखा है मैं आपको ऑलरेडी बना के दे रहा हूँ। ऑलराइट, सो चलिए यहाँ पर फटाफट से इसको कर लेते हैं, काफी टाइम हो गया है। ये देखिए इस तरीके का फिगर है, और यहाँ पर दे रखा है आपका P और यहाँ दे रखा है आपका T। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों ने शायद किया होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर सेंटर है O, PQ एक कॉर्ड बोला गया, तो PQ एक कॉर्ड बना लीजिए, इस तरीके से बना दिया मैंने। ठीक है, PQ कॉर्ड बना दिया। ऑलराइट, यहाँ पर देखेंगे आप लोग एक चीज़ और दे रखी है इस क्वेश्चन में, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा गया QPT 60 डिग्री, ये दे रखा है QPT, ये आ रहा है एंगल, आपको दे रखा है एंगल QPT, ये बोला है कि ये कितना है, 60 डिग्री है। आपसे फाइंड करने को कह रहा है, फाइंड एंगल PR एंड Q। ठीक है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है PRQ। देखिए स्टूडेंट्स कैसे होगा, अभी और चीज क्या दे रखी है, कुछ नहीं दे रखा बाकी। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे सभी लोग देखते हैं, हम देखते हैं एक बार इसको। चलिए आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए कुछ चीजें हैं जो याद रखनी पड़ेंगी आपको, याद नहीं रखनी मतलब जो रिमाइंड करनी पड़ेंगी। ऑलराइट, कुछ पुराना है जो आपको रिमाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पर वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज आप ध्यान सुनना, ये देखिए आपको पता है ना, वी नो दैट कि OP इज परपेंडिकुलर टू PT, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपको लिख लेना है आप लोग, मैंने आपको पहले बहुत पहले लिखा रखा है, क्योंकि टेंजेंट इज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ये मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं कैसे लिखा है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दिया टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये तो पता है आपको। सो आपको यहाँ से पता लग गया कि एंगल OPT आपका कितना होगा। देखिए ये वाला कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। OPT कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। टेंजेंट जो है रेडियस से परपेंडिकुलर बनाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान सुनना। अब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, QPT दे रखा है 60 डिग्री, ये QPT 60 डिग्री दे रखा है। सो आप अगर ये फाइंड कर लेंगे ना, तो आप ये भी फाइंड कर लेंगे।
ठीक है। अभी देखिए एक स्टेप्स है, देखिए कैसे करना है, कैसे पहुंचना है यहाँ तक। इस PRQ के लिए कितनी ज़्यादा कह सकते हैं ना फाइट करनी पड़ रही है, कैसी जंग लड़नी पड़ रही है यहाँ पर सिर्फ इस PRQ को निकालने के लिए, तो करना पड़ेगा। अब देखिए आपको पता है अगर मैं एंगल OPQ कैसे फाइंड करूंगा पता है आप सभी को। देखिए मुझे अगर OPQ निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, पूरे OPT में से QPT को माइनस कर देता हूँ। सो एंगल OPT माइनस एंगल QPT जो कि दे रखा है हमें QPT। सो मुझे पता लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से ये आ गया आपका 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो एंगल 30 डिग्री। अब एक चीज देखिए यहाँ पर पता है हमें इन ट्राइंगल, अगर देखिए आप सभी लोग देखना इन ट्राइंगल OPQ में, अब OPQ में आपको दिख रहा है OP बराबर, क्योंकि क्या है रेडियस है सर्कल के, सो आप लिख सकते हैं यहाँ पर OP बराबर OQ, क्योंकि ये तो आपको पता है रेडियस है। अब इससे क्या हो गया ना, इससे ये पता लग गया कि एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ एंगल आर इक्वल, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो देखिए यहाँ पर क्या है ना, इन दोनों साइड्स के देखिए ये और ये साइड, इनके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पर लग गई है। सो अगर यहाँ पर OPQ अगर 30 डिग्री आया है अभी, तो ये भी कितना जाएगा आपका 30 डिग्री जाएगा, ठीक है। सो आप लिख लेना, इसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो यहाँ लिखना एंगल OPQ बराबर एंगल OQ एंड P, ठीक है। ये लिखना आगे से क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के कारण हो रहा है सब कुछ, किससे हो रहा है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है क्योंकि OPQ आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है, ठीक है। देखिए इक्वल है, तो यहाँ से OQP भी कितना आ गया 30 डिग्री। देखिए OQP 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर आप फिर से अगर इन ट्रायंगल कहें OPQ, देखिए OPQ के अंदर अगर आप बस ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ना स्टूडेंट्स, तो देखिए आपका एंगल OP निकल जाएगा। तो कैसे, देखिए अगर आप यहाँ पर ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो 30, इसको मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए ये वाला एंगल मैंने मान लिया, ये वाला एंगल कितना है, इसको मैंने मान लिया लेट ये x डिग्री है। सो देखिए मैं अब डायरेक्ट करता हूँ, तो x प्लस 30 प्लस इज इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा रखी। सो x इज इक्वल टू ये कितना आएगा 180 डिग्री माइनस का कितना, से 60 हुआ तो ये 60 120 डिग्री आइए। सो ये तो हमारा x निकला। अब देखिए थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा 9th क्लास की तरफ अगर भागते हैं, जाते हैं 9th क्लास की तरफ। अब देखिए आपको पता है ना क्या, 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी हमने कि अगर कोई आर्क अगर सेंटर से कोई एंगल बना रहा है तो वो ट्वाइस टाइम्स होता है किसके, वो सेम आर्क अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट से एंगल बना रहा हो, ठीक है, उसका ट्वाइस टाइम्स होता है। सो ये चीज आपको पता है, मतलब कि ये वाली चीज आपने पढ़ी होंगी। मान लीजिए आर्क है इस तरीके से, इसने बनाया है एंगल ये, सो ये होगा 2 गुना किसके, अगर कहीं भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है, इसी आर्क से कहीं भी दूसरा एंगल का बन रहा हो तो उसका 2 गुना होगा ये, ठीक है। सो मतलब मान लीजिए अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। समझे आप सभी लोग, ये मुझे लगता है आप सभी लोग समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। मतलब अगर देखिए ऐसे मान लीजिए ये है, मान लीजिए 50 डिग्री है, ठीक है, इस सेंटर, सॉरी सेंटर तो बना नहीं, सेंटर से, ठीक है, मान लीजिए सेंटर है और ये एक आर्क है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैंने कह दिया है ये, चलिए ये छोड़िए, इस तरीके से मैंने कह दिया ये 50 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा, ऑलराइट। ये 50 तो ये 100, इसका ट्वाइस टाइम्स होता है। मतलब कि अगर कुछ भी देख लीजिए आपने मन से, मान लीजिए मैंने कह दिया ये 100 है तो इसका अंदर ये कितना होगा, अब ये 50 हो जाएगा क्योंकि 50 का इसका 2 गुना यही है, ठीक है। समझ में आया सभी लोगों को। चलिए सो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो वी नो दैट लिख लेना यहाँ पर कि हमें पता है। देखिए एक काम कर सकते, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है, यहाँ से इस तरह से लाइन खींचना आप लोग। ये तो एक्स था, मैंने माना था, इसको देख लीजिए इस तरीके से, ऑलराइट। ये एक अलग तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आज, ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका है, ध्यान से सुनना आप लोग, कुछ नहीं है यहाँ। ये मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है, मैंने ले लिया, हमने एक ट्रायंगल बना दिया पी क्यू और इसको एस बना देते हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये आप लोग बनाना। तो अब यहां से देखेंगे आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग लिखेंगे कि क्या, वी नो दैट, एक डायग्राम बनाना, वी नो दैट, इसमें लिखना आप लोग कि एंगल पी एस एंड क्यू, क्यू बना रहे, देखते हैं एंगल पी एस क्यू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल इसका पी एस क्यू की बारे बात हो रही ना, या तो हाँ एक काम करिए, कुछ भी लिख लीजिए, इसका हाफ लिख लीजिए, तो मैं इसका हाफ लिख लेता हूँ, ठीक है। वो अगर ये इसका ट्वाइस होगा तो ये क्या होगा, इस वाले का हाफ होगा, एक ही बात तो है। तो देखिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, एंगल पी ओ
क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी एस क्यू। ठीक है, तो मतलब पी एस क्यू क्या होगा, हाफ ऑफ ये पी ओ क्यू। पी ओ क्यू कितना है अभी आपका 20 डिग्री, जो कि देखिए पी ओ क्यू, ठीक है ध्यान से ना, देखिए पी ओ क्यू जो कि मैंने एक्स लिया था, ठीक है ये कितना है आपका 120 डिग्री। ऑलराइट, ये मैंने एक्स लिया था अभी, ध्यान सुनना। सो यहाँ से अगर पी एस क्यू निकालूँ, सो पी एस क्यू इज इक्वल टू 120 डिग्री अपॉन 2, जो कि आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए इसमें ध्यान सुनना, ये है आपका 60 डिग्री बन गया। अब देखेंगे आप लोग पी आर क्यू एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ऑलराइट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कौन, पी आर क्यू और एस। सो देखिए यहां पर से आप क्या करना, डायरेक्ट देखिए पी आर क्यू एस, सिंस पी आर क्यू एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देखिए पी आर क्यू एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर तो क्या होता है, इनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के, उनका सम क्या होता है 180 डिग्री का होता है, उनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री का होता है। सो एस प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहां से देयरफॉर एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एस का मतलब पी एस क्यू वाला, तो ये 60 डिग्री है। सो यहां से देखेंगे आप लोग कितना आ जाएगा। सो देखिए इसको मैं ऊपर करता हूं, तो यहां से देखिए एंगल एस कितना है आपका, ये 60 डिग्री है, और यह है एंगल आर, ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल आर इज इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 60। सो ये आ गया आपका 120 डिग्री। सो चलिए आई होप स्टूडेंट्स ये निकालना था, मतलब आर कौन है, इसमें पी आर क्यू है। सो मतलब एंगल पी आर क्यू कितना आ गया आपका 120 डिग्री। आई होप कि स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा। इन सारी बातों का आप लोग ध्यान देना, काफी अच्छे क्वेश्चन है, आपके 3 मार्क्स के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो पी आर क्यू से साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है उससे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, सो अब हम करेंगे नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन नंबर 5। आइए इसको रफ करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। ठीक है, ध्यान सुनना, अब काफी टाइम से मैंने आपको होमवर्क नहीं दे रखा है। सो क्वेश्चन 5 कर लेते हैं अब हम। ठीक है, सो हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 क्वेश्चन तो हो गए। 5वां क्वेश्चन देखिए, इफ x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + 7x + b इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए क्या है ना, ध्यान सुनिए, किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अगर रूट्स दे रखे हैं मतलब वो कौन है, अगर किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के रूट्स दे रखे हैं वो है कौन, वो x ही तो है। मतलब ध्यान सुनिए आप लोग, अगर एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मैंने कह दिया ax², ये लिखा गया है कि ax² + 7x + b = 0, इसके 2 रूट्स आपको दे रखे, एक दे रखा है 2/3, एक दे रखा है -3। सो मतलब वो क्या है, अगर रूट्स हम जब फाइंड करते हैं तो ये तो निकालते हैं ऐसे करके, 2 रूट्स फाइंड होते हैं ना। सो ऑलरेडी पहले से जब दे रखे हैं रूट्स, तो क्यों नहीं आप x की वैल्यू जो भी हो यहाँ उठा के रख दें, तभी तो आप a और b निकाल सकते हैं। सो मतलब अगर 2 रूट्स अगर दे रखे हैं, तो मान लीजिए इफ x इक्वल टू 2/3, तो पहला रूट तो ये है, तो मैं क्या करता हूँ x इक्वल टू 2/3 यहाँ रखता हूँ, a 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 2/3 प्लस का b इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, ये कितना आ गया 2 × 4 और 4a/9 प्लस 7 × 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, जीरो पूरा 0 बनाते हैं। एक तरीका है हमारे पास, 9 लिख लेते हैं नीचे, 9 × 9 4a प्लस 3 3 जा 9 14 3 जा 42। ऑलराइट, यहाँ पर b, हाँ ठीक है, 14 3 जा कितना 42 हो गया, और 1 9 जा 9 प्लस 9b इज इक्वल टू 0। 9 0 से 0 तो खत्म कहानी इसकी। अब बचा क्या 4a प्लस 9b इज इक्वल टू माइनस का 42। देखिए ये यहाँ गया ना, तो 9 0 से 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, 4a प्लस 9b प्लस 42 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से इक्वेशन बनी 4a प्लस 9b इज इक्वल टू माइनस का 42। ये पहली क्वेश्चन बन गई यहाँ से। अब दूसरा रूट जो है क्वाड्रेटिक, इसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, वो क्या है माइनस का 3 है। सो इफ x इक्वल टू -3, ठीक है, दिख रहा है सभी को, इफ x इज इक्वल टू -3, ऑलराइट। सो देखिए x -3 रखना, a ये आ गया -3 का स्क्वायर प्लस 7 ऑफ -3 एंड प्लस b इज इक्वल टू 0। सो ये तो आएगा 9a और माइनस का 21 प्लस b, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी ज़्यादा। सो 9a प्लस b इज इक्वल टू 21, ये आपके सेकेंड क्वेश्चन। तो ऑन इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए। तो पहले एक काम करता हूँ, कुछ भी लिख लीजिए आप लोग, 9 कितना आ रहा है
एक तो ए, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4a। यहाँ पर आप देखिए पहली क्वेश्चन लिखता हूँ 4a प्लस 9b इज इक्वल टू माइनस का 42। अगला है 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये है आपका, सही है, क्लियर है सबको। a एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू -3 रखेंगे हम, सो 3 3 जा 9 आएगा प्लस 7 21 एंड b। ऑलराइट, और यहाँ से देखेंगे आप लोग 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है ये सारा ठीक है हमारा। 9b भी आएगा, 3 3 जा 9, 43 जा 42, 9 1 जा 9, 4a। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या करना है, देखिए कोई ना कोई एक वेरिएबल को इक्वल बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं हम, इसको इंटू बी, इस वाली इक्वेशन को 20 क्या करते हैं 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपको पता है अच्छे से। सो अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई करा सो आप लोग देखेंगे क्या आएगा। सो 9 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 9 जाइए 81a प्लस 9b इज इक्वल टू 189 आ गया। ऑलराइट, अब एक काम कर लीजिए, इसको थर्ड इक्वेशन मान के इसको और इसको पुट कर लीजिए। किसको, नहीं इसको और इसको, कि मैंने इसको सेम किया था। अब देखिए क्या होगा, तो मैं पहले इसको लेता हूँ 81a प्लस 9b इज इक्वल टू 189। ऑलराइट, दूसरी इक्वेशन क्या है 4a प्लस 9b इक्वल टू -42। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको। देखिए ये देखिए माइनस, इन दोनों को माइनस करने का मतलब क्या है, ध्यान सुनिए, इन दोनों को माइनस करना है तो ये प्लस और ये प्लस, इसको माइनस करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ इसके नीचे माइनस लगा देंगे, इसके नीचे माइनस और माइनस है इसको प्लस कर देंगे। ये सारी चीजें आपको पता है अच्छे से, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और 11 10 9 8 7, तो ये आ गया यहाँ से कितना, सो यहाँ पर से आपको कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 77a और ये कितना आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 9 10 11 प्लस करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए प्लस और प्लस 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 प्लस, ठीक है। चलिए सो 189 में से आप अगर 42 प्लस करेंगे, 9 10 11 1 1 8 9 13 3 1, सो 231 आ गया, ठीक है। सो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये शायद आपका आ जाएगा 3 बार कट जाएगा, 3 7 20 1 2 20, ठीक है। सो a इज इक्वल टू यहाँ से 3 हमारा आंसर आ गया। अब a की वैल्यू 3 आप यहाँ लगे, 9 3 27, ठीक है, इसमें मत रखना, ठीक है, आपको पता है इसमें नहीं रखते। सो a की वैल्यू 3 आप लोग यहाँ रखिए 9 27 और ये आ जाएगा माइनस का 6। ऑलराइट, सो यस b आपका आ गया यहाँ से माइनस का 6। तो ये आपको आई होप कि क्लियर होना चाहिए, बहुत सिंपल है, a की वैल्यू 3 b की वैल्यू -6 हो गई। ऑलराइट, ये आपको पता है अच्छे से, एलिमिनेशन मेथड किया है यहाँ पर, कुछ नहीं किया है मैंने। देखिए इसको आप रख कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इसको रख कर लीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, खाली आपको यहाँ पर डाउट ना रह जाए, डाउट हो जाएगा, ठीक है। ये है, देखिए इसको मैंने क्या किया, देखो यहाँ देखिए, आप कोई भी एक वेरिएबल ऐसा नहीं था जो सेम हो, ठीक है। सेम बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ तो 9 भी है इसके पास, इसको भी 9 बनाने के लिए मैंने पूरा 9 से मल्टीप्लाई किया। मतलब सेकंड वाले इक्वेशन को यहाँ लिखना, इक्वेशन सेकंड इस तरीके से लिख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 9। ऑलराइट, ये देखिए ये सेकंड वाले इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई, 9 81 9b और 9 9 9 2 189, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कुछ नहीं किया, उसके बाद मैंने क्या बोला कि आपको क्या करना है, 3 को, ठीक है, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है इक्वेशन थर्ड से। तो ये एलिमिनेशन मेथड होता है, आपको पता है अच्छे से। अब जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, प्लीज आप सभी लोग उसको करके आना, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आप लोग क्या करेंगे। चलिए उसको रफ करिए एक बार। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आइए अब मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क देता हूं। देखिए क्या लिखा गया है, इफ nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 3 - 2n। देखिए ये दे रखा क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि nth टर्म एक सीक्वेंस है, उसका nth टर्म को इस तरह से डिनोट कर रखा है, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 3 - 2n। आप लोगों से कह रहा है कि सम ऑफ 15 टर्म, देखिए बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा दिया है, मैं आपको बना के दे रहा हूं, फाइंड द सम ऑफ 15th टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। सो आपको S15 निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए कुछ नहीं करना, जब आपको nth टर्म का सीक्वेंस दे रखा है, इसका मतलब ये है कि ये आपको an दे रखा है 3 - 2n। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, 2-3 AP निकालिए, ठीक है, आप लोग AP फाइंड कीजिए यहाँ से, ठीक है। AP फाइंड करना सभी लोग यहाँ पर, मतलब फर्स्ट के 3 टर्म्स तो फाइंड करना ही, जैसे ही निकल जाएंगे फर्स्ट के 3 टर्म्स, फिर आप S15 लगा के सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म भी निकाल देना। सो प्लीज इसका आंसर आप सभी लोग होमवर्क देना, मैं आपको बता दूंगा आंसर सही है या गलत है, कमेंट बॉक्स में जरूर देना। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए इस क्लास को एंड करते हैं, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अभी जो मैंने अभी स्टैंडर्ड का कराया था आपको,
लेकिन मैंने बताया था कि यहाँ पर बेसिक भी पढ़ेंगे उसको और स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ेंगे। सो ऐसे ही मैं आपके लिए, आप देखिए, बेसिक का भी एक सैम्पल पेपर जल्दी ही लेके आने वाला हूँ, ठीक है। और साइंस का आपको पता है, यहाँ पर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का फर्स्ट चैप्टर करा दिया है, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के न्यूमेरिकल्स भी हो चुके हैं। तो जल्दी ही हम आपके सामने दोबारा आएंगे साइंस की क्लास लेकर भी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके अपने स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी, उसके बाद आपकी 11th क्लास की मैथमेटिक्स भी शुरू हो जाएगी आप लोगों के लिए। सो स्टूडेंट्स, एंड करते हैं इस क्लास को। इस चैनल पर जो लोग भी पहली बार विजिट हुए थे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ऑलराइट, तो चलिए फ्रेंड्स, एंड करते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए टेक केयर, सभी लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।